यस, वेरी गुड इवनिंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्पेसिफिक हीट्स के बारे में बात की थी, ठीक है नहीं? तो स्पेसिफिक हीट्स के बारे में हमने देखा था कि देर आर द स्पेसिफिक हीट is actually defined as the amount of heat given or required to the gas or any substance, one unit mass of a substance through 1 degree Celsius. That is called as the specific heat, right? But and also we have defined the molar specific heat. Molar specific heat is the amount of heat which is required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 degree Celsius. That is called as the molar specific heat. एंड उसके फॉर्मूले भी हमने डिराइव किए थे लास्ट टाइम, और ये भी देखा था कि गैस के लिए 2 स्पेसिफिक हीट्स डिफाइन करने की जरूरत होती है कि नहीं? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन व्हाई इज इट नेसेसरी to define 2 different specific heats for the gas? Yes, passing Cp will be greater than Cv. The reason behind it is that, see, when we just find out Cv here, Cv फाइंड करने के लिए हमको एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। देखो, Cv हमको फाइंड करना है। जस्ट टेक 1 mole ऑफ अ गैस, yes, take 1 mole of a gas, okay, this is 1 mole of a gas, okay, and suppose we just start heating this gas, but don't forget the condition here is that volume must remain constant, okay? यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पिस्टन जो है वो तो फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे। सपोज वी लॉक दिस पिस्टन हियर, ये पिस्टन हमने यहाँ पे लॉक कर दिया, ये पिस्टन ऊपर जा ही नहीं सकता है किसी भी हालत में। कितना भी हीट करो गैस को, ये पिस्टन ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसे हमने इसको लॉक कर दिया, ठीक है? तो अभी जैसे ही हम हीटिंग स्टार्ट करते हैं, इस गैस का क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम तो एक्सपांड होने वाला ही नहीं है। So whatever amount of heat is given to the gas will just get utilized in increasing its temperature only, because no change in volume is going to take place here. Delta V is going to be 0. That means volume change is going to be 0. Volume is going to be constant. And that's why we can just say that the gas is going to do no work in this case. Correct है? तो गैस जो है वो कुछ भी वर्क डन नहीं करने वाला है, और इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि CV in this will be the amount of heat required through 1 degree Celsius through of 1 mole of gas. तो इसलिए Cv is equal to QV upon N delta T, ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिल जाएगा, नो डाउट, ठीक है? अभी ये अगर मिल गया तो इसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं कि नहीं, QV is also equal to ये N dt डेल्टा T को उस तरफ ले गए, तो यहाँ पे हमको मिलेगा N into CV into dt और डेल्टा T एक ही बात है, नो डाउट। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, ये डेल्टा टी लिखो इसको या डी टी लिखो, एक ही बात है वो। चलो ठीक है, अभी इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है? अभी ये सोचो, जब हम इसी गैस को कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे जब हीट कर रहे होंगे, तो अभी देखो ये दूसरा कंडीशन है, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। अब देखो, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है, यू हैव टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। जो भी प्रेशर उसके ऊपर हमने गैस के ऊपर रखा हुआ है, सपोज 3 वेट्स अगर रखे हुए हैं, तो वो 3 वेट्स हमको कांस्टेंट रखने हैं, वो ना बढ़ाना है ना कम करना है, ठीक है? तो ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया। बट पिस्टन में लिफ्ट और डिप्रेस डाउन, ये पिस्टन जो है फ्री है, दिस पिस्टन इज कंप्लीटली फ्री टू मूव एनीवेयर, इट कैन मूव अप एंड डाउन, नो डाउट, बट प्रेशर इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। सो अभी इस केस में जब इस गैस को हम हीट करने लग जाएंगे, तो देखो क्या होगा। तो जैसे जो भी हीट हम देंगे, तो उसमें से कुछ पार्ट जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ाने में लग जाएगा, डेल्टा V सपोज, ठीक है, डेल्टा T सपोज, इतना मींस ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो लग गया। बट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस हीट विल जस्ट बी यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम हियर। सो डेल्टा V मतलब इसका वॉल्यूम एक्सपांड करने के लिए ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट चला जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे हमको इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जरूर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे गैस जो है वो सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि वॉल्यूम भी बढ़ा रहा है। तो इसलिए जब तक गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, तब तक उसका वॉल्यूम भी तो कुछ ना कुछ बढ़ चुका होगा, और इसीलिए हमको यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा
ठीक है, जब उसका प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन जबकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो वहां पे हमको थोड़ा भी हीट अगर दे देंगे तभी भी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, तो उसको कुछ दूसरा काम तो करना ही नहीं है। तो जो भी हीट हम देंगे वो पूरा का पूरा टेम्परेचर बढ़ाने में ही लग जाएगा, और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से जल्दी ही बढ़ जाएगा। कम हीट देके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम हीट दे रहे हैं उसको, तो इसके लिए यहाँ पे सीपी को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। Cp will be Qp, that is the amount of heat absorbed at constant pressure upon number of moles into change in temperature, or we can just write it as dT here. Okay, now just understand here that इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, Qp is actually equal to Qp will be actually equal to N into Cp into dt, करेक्ट है? ये लिख दिया इसमें अभी। लेकिन यहाँ पे देखो Qp और Qv इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो देखो ठीक से कि Qv is the amount of heat absorbed by the gas at constant volume and Qp is the amount of heat required by the gas at constant pressure. ठीक है, इट्स टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अभी यहाँ पे Qp जो है वो बड़ा है, वो हमने समझ लिया, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी एक्सपांड हो रहा है। सिर्फ टेम्परेचर एक्सपांड नहीं हो रहा है, बल्कि वॉल्यूम भी एक्सपांड हो रहा है। तो लेकिन Qp जो है वो Qv से कितना बड़ा होगा, तो वो अगर देखने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलेगा Qp will include Qv. Do you understand that? And plus the remaining part of the heat will be actually the work done, that is W. You can just understand this here. Work done by the gas will be the extra thing which is happening in this case only at constant pressure condition only. It is not happening in case of this constant volume condition here. Constant volume condition में कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो इसलिए जो वर्क डन वाला जो पार्ट है हीट का, वही तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। तो इसलिए वी कैन जस्ट से दैट Qp is actually going to be sum of Qv and W. ये बात आई समझ में सबको ठीक से? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद का जो मैथमेटिकल स्टेप्स है वो बहुत सिंपल है। ठीक है, दिस Qp means the amount of heat absorbed by the gas at constant pressure is going to be sum of the amount of heat it would absorb at constant volume plus whatever work is done will be the extra. क्योंकि अगर इस गैस का वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते थे तो उसको भी उतना ही अमाउंट ऑफ हीट लगता था जितना यहाँ पे उसको लग रहा है। इस केस में हमको यहाँ पे लग रहा है, तो इस कंडीशन में जितना भी अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है उतना ही हीट अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे भी लगता था अगर उसका वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते थे तो। लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है तो उसकी वजह से वो वर्क डन कर रहा है। तो वॉट एवर इज वर्क डन and whatever the amount of heat required to resist temperature at constant volume will just get add up together, and this addition of both of these will actually be the amount of heat required to raise the temperature through 1 degree Celsius at constant pressure here. So therefore Qp is actually going to be the sum of Qv and W. ये अगर समझ जाते हो तो उसके बाद का जो स्टेप है वो हम अभी कर सकते हैं आराम से। Just see here. Now Qp is equal to Qv plus W. Yes. So here we can just write that this Qp is equal to Qv plus W. But don't forget that this Qp is actually NCp into dt. करेक्ट है? तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ये देखो NCp into dt यहाँ पे डल गया। Yes, Qv is actually going to be here, which is obtained here from this equation, that is NCv dt. So we can just replace it by that here. तो यहाँ पे भी हमने उसको डाल दिया NCv dt. ओके, एंड बाकी बचता है अभी वर्क डन। यस, हाउ विल गेट दिस वर्क डन हियर इज, अभी वर्क डन के लिए तुमको फॉर्मूला पता होगा। व्हेनेवर द गैस at pressure P just expands through volume delta V, then it does a work of P into delta V here. तो P into dV ये रहेगा वर्क डन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं आराम से। So the work done of the by the gas will actually be equal to pressure into change in volume. ये हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखो, उसके लिए भी एक सिंपल लॉजिक है, याद रखो ठीक से। अगर सपोज इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अगर हम मान लेते हैं A है सपोज, ठीक है, A, और अगर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज P सपोज, देन द वर्क डन बाय दिस प्रेशर अगेंस्ट दिस expansion of volume
हियर कैन बी फाउंड आउट। सपोज ये पिस्टन जो है वो यहाँ से यहाँ तक अगर लिफ्ट हो जाता है, इधर तक, मतलब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस थ्रू विच दिस पिस्टन गेट्स लिफ्ट नो डाउट। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है वर्क डन के लिए। बट वी नो दैट ऑलरेडी फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है, ये पता है सभी को, बिकॉज वी नो दैट दिस प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट है। तो अगर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, तो उसका मतलब फिर फोर्स जो है तो वो प्रेशर इनटू एरिया हो गया, बिल्कुल। और अगर ये हम यहाँ पे डाल देंगे तो प्रेशर इनटू एरिया आ गया फोर्स के बदले, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है dx इट इज केप्ट एज इट इज। ओके, बट इफ यू जस्ट थिंक ऑफ दिस a इंटू dx, इस a इंटू dx को अगर हम कंबाइन कर देंगे एक ब्रैकेट में, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो a इंटू dx, व्हाट इज दिस a इंटू here, a is going to be the area of this base here, and dx is going to be the height of this. So can't we say that this area into dx is going to be the volume of this cylinder here? ये सिलेंडर का वॉल्यूम ही तो है ना वो a इंटू dx, समझा कैसे? क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, बराबर है। ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, जिसमें पाई आर स्क्वायर को हम a बोल सकते हैं कि नहीं, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं सिंपली a इंटू एच। तो इसका मतलब ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का, वो तो a हमने मान के रखा है ऑलरेडी, और h क्या हो गया यहाँ पे, dx हो गया। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एरिया इंटू dx will be the volume, actually in fact it is going to be the change in volume of the cylinder, okay, the change in volume of the gas in fact here. So therefore we can just get this replaced here by pressure into change in volume. So dv stands for change in volume here. So this is the formula for work done by the gas, okay. But चलो ठीक है, ये अगर फॉर्मूला हमने यहाँ पे रख दिया इस इक्वेशन के अंदर, तो हमको ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा और हमको मिलेगा n cp dt is equal to n cv dt plus w, which is going to be p into dv here. But as we know that the ideal gas equation tells us that p into v is equal to nRT, करेक्ट है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अभी इसमें अगर हम सपोज कहते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया, प्रेशर इज कांस्टेंट, सो न्यू न्यू जो कंडीशन है, तो न्यू सिचुएशन में क्या है, वॉल्यूम विल बी एक्चुअली v प्लस डेल्टा v, एंड टेम्परेचर, न्यू टेम्परेचर विल बी t प्लस डेल्टा t और dt we can say. So therefore in case of the ideal gas equation, if you apply it on the final state, then we can just get this as p into v plus dv is equal to nr into t plus dt, करेक्ट है। तो ये फाइनल स्टेट का आइडियल गैस इक्वेशन हमने यूज किया, ठीक है। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रख दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 देके रख दो, और अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1 अगर करेंगे, तो उसमें से देखो क्या होगा, तो हमको मिलेगा p इंटू p इंटू t प्लस डेल्टा t प्लस dt माइनस nRT, करेक्ट है। क्या किया हमने, सिंपली इस पार्ट में से लेफ्ट हैंड साइड में से ये इसका लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट किया, ओके, और ये राइट हैंड साइड में से इसका राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इक्वेशंस को ही हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या बनेगा, तो वो हमको मिलेगा pv प्लस p डेल dv माइनस pv, which is going to be actually equal to nRT plus nRdt minus nRT, correct है। So that this nRT will just get cancelled, and even this pv also will just get cancelled, and what we are left with is simply p into dv is equal to nRdt, correct है। And if we just use this equation in the equation number star, suppose देखो दिस इज द इक्वेशन स्टार हियर, ये जो है ये हमारा इक्वेशन स्टार है, इसको बोल देंगे सपोज, ठीक है ना। तो अभी इसके अंदर अगर हम इस वैल्यू डाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से, तो हमको मिलेगा n cp dt केप्ट एज इट इज, ठीक है। ये जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने वैसे ही रखा,
ठीक है, ये सेकेंड टर्म जो है वो भी हमको वैसे ही रखना है. सो इट विल बी इक्वल टू एन सी वी डी टी. ओके, एंड दैट प्लस, अब यहाँ पे पी डी वी है कि नहीं, ये पी डी वी जो कि वर्क डन का वैल्यू है, एक्चुअली वो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि पी डी वी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन आर डी टी. करेक्ट है. तो अगर ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे यूज करते हैं पी डी वी के बदले, तो हमको मिल जाएगा एन आर डी टी as it is here. And then now if we just divide this whole equation or each term of this equation by simply n dt. Okay, तो इसको अगर हमने n dt से अगर डिवाइड कर दिया तो उससे हमको क्या मिलेगा, देखो n इंटू डी टी, एन डी टी, एन डी टी से डिवाइड कर दिया तो इसमें हमको ये एन एन कैंसिल हो जाएगा और इवन डी टी भी कैंसिल हो जाएगा. इधर भी देखो एन एन कैंसिल हो जाएगा और डी टी भी कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ भी n cancel and dt also just gets cancelled. And finally what we are left here is actually, see here, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या बचा रहेगा, cp बचा रहेगा. देखो we can just get this as cp which is equal to, अब यहाँ पे cv and here it is plus capital R, where capital R is actually going to be the यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. सो ये इक्वेशन प्रूव करना हमारा इस पूरे सिचुएशन का एम था. जो हमने अभी तक जितना भी सब किया उसका एम बेसिकली यही था कि Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R होता है, ये प्रूव करना. ठीक है, दैट मीन्स वी हैव गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस Cp एंड Cv इन दिस वे. ओके, तो इसमें अगर कुछ डाउट है किसी को भी तो जस्ट पुट कर सकते हो चैट बॉक्स के अंदर. Otherwise we'll just go further. And even just don't worry if you find this too much difficult. Okay, because ये जो पूरा डेरिवेशन है ये हमको फिर से रिपीट करना है 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, और काफी डिटेल में हमको इसके बारे में डिस्कस करना है बिल्कुल. सो जस्ट इफ सपोज यू डोंट फाइंड इट that much easy, so just still don't get depressed. We'll just repeat it again in the 12th standard. ठीक है, बट स्टिल 11th स्टैंडर्ड में भी तुमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई न्यूमेरिकल के अंदर गलती से ये इक्वेशन यूज करना पड़ जाए, तो उसके लिए ये मैंने यहाँ पे प्रूव करके बता दिया. ठीक है, ओके, सो लेट अस मूव फर्दर. सो वी हैव जस्ट गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv here, and this relation itself gives the mathematical relationship between Cp and Cv and proves that Cp is actually greater than Cv. तो Cp greater than Cv होता है, ये तो हमको पहले से ही पता था, लेकिन कितना बड़ा होता है तो वो हमको अभी पता चल रहा है कि किसी भी गैस का Cp जो है वो Cv से R अमाउंट से बड़ा होता है. R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, रिमेंबर. So this is going to be the relationship between Cp and Cv. Yes. Okay, and no doubt we can just prove the similar relationship between Sp and Sv also, because already we have proved that C is equal to m naught, matlab molar mass into S. So for constant pressure, the specific heat at constant pressure, molar specific heat at constant pressure will actually be molar mass into principal specific heat at constant pressure. And in the same way, this constant volume, so molar specific heat at constant volume will actually be equal to molar mass of the gas into principal specific heat at constant volume again. And since Cp is equal to Cv plus R, जो कि हमने अभी प्रूव किया. ठीक है, तो यहाँ पे Cp के बदले हम डाल सकते हैं m नॉट इंटू Sp, बराबर. तो ये m नॉट इंटू Sp यहाँ पे डाल दिया, और इस तरफ Cv के बदले हम क्या डाल सकते हैं, सिमिलरली m नॉट इंटू Sv हियर, ये Sv डाल दिया, और प्लस R को अगर वैसे ही रख देंगे तो हमको ये मिल जाएगा. इफ यू जस्ट डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय m नॉट, तो पूरे इक्वेशन को अगर हमने मोलर मास से अगर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा मोलर मास, इधर मोलर मास, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में मोलर मास. सो दैट दिस मोलर मास विल गेट कैंसल्ड, हियर आल्सो इट विल गेट कैंसल्ड, and we can just prove that relationship that Sp is equal to Sv
plus R by M, M naught, where M naught is going to be the molar mass of that gas. So this is the relationship between SP and SB as well. Okay, तो जैसे CP is equal to CV plus R होता है, तो सेम वैसे ही SP is equal to SV plus R by M naught होता है. ठीक है, where M naught stands for the molar mass here. So this is all about the CP and SP and CB and SB. Okay, now let us go further and let us define another concept in this chapter, that is called as a latent heat. Okay, let us understand what is latent heat. अभी देखो यहाँ पे latent का मतलब होता है hidden. Okay, latent means hidden. Now how the heat can remain hidden? Heat कैसे hidden हो सकता है? तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. देखो, अगर सपोज हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो ठीक से एक सिंपल सा ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने डाल दिया हीट. ओके, हीट, और वाई एक्सिस पे हमने डाल दिया सपोज टेम्परेचर, और वो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन. ओके, 0 केल्विन से वो स्टार्ट करता है. एंड सपोज दैट वी जस्ट कंसिडर वाटर. वाटर के बारे में अगर हम देखते हैं, तो अभी नॉर्मली वाटर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में रहता है, इनको पता है. तो सपोज दिस नॉर्मल टेम्परेचर इज सपोज दिस 273 केल्विन, मतलब इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं हमारा. ठीक है, तो ये 273 केल्विन मतलब ही 0 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, और ये सपोज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है. तो बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं 373 केल्विन, मतलब ही 100 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली. ओके, नाउ इफ यू जस्ट सी सपोज दैट वाटर इज एट दिस पॉइंट हियर, यहाँ पे वो पॉइंट वाटर लेवल पे है. ठीक है, तो इस पॉइंट से वाटर को जब हम हीट करते हैं, तो हमको पता है ऑलरेडी कि व्हेन द वाटर इज हीटेड, अभी वाटर को हीट करने का मतलब क्या है, वी आर प्रोवाइडिंग द हीट टू द वाटर. तो हीट इज गिवन टू द वाटर. जैसे जैसे हीट दिया जाता है वाटर को, तो वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है. करेक्ट है, द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग. So the graph between heat and temperature will just be a straight line like this. We can understand here, but it will be up to this 373 degree Kelvin only. क्योंकि जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता है, तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है. ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ता रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है. ठीक है, लेकिन व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस 373 केल्विन? कैन यू अंडरस्टैंड? सी, व्हेन आफ्टर 373 डिग्री केल्विन वी कंटिन्यू टू गिव द हीट टू द वाटर. तो इस वाटर को हम हीट दे रहे हैं जरूर, लेकिन वो हीट जो हम दे रहे हैं वाटर को, वो उसका एक्चुअली टेम्परेचर नहीं बढ़ा पा रहा है. तो टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर दिस 373 केल्विन. So therefore the temperature is constant, but whatever amount of heat is given to the water in this case just utilized in converting the water from liquid state to gaseous state. You can just understand here that the liquid is transferring into the gaseous state. तो मतलब यहाँ पे लिक्विड जो है वो वेपोराइज हो रहा है, गैस बन रहा है. तो इस लिक्विड को गैस बनाने के लिए, अभी देखो लिक्विड, सपोज ये लिक्विड है. ठीक है, लिक्विड के अंदर हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी मच स्ट्रांग इन दिस केस हियर, इन केस ऑफ लिक्विड, राइट. बट इफ यू जस्ट से इन केस ऑफ द गैस, तो जब वो लिक्विड गैस बनता है, तो गैस के अंदर क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी मच लार्ज, सो दैट देयर इज ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. सो अब यहाँ पे ये गैस है और ये लिक्विड है. अभी गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो जरूर इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं. तो जो एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए देना पड़ता है, और ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी तो एनर्जी देना पड़ेगा जरूर. तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी जो एनर्जी लगता है, तो वो एनर्जी एक्चुअली जो हम हीट देते हैं उसमें से ही वो निकाल के लेता है. तो इसलिए जब वाटर बॉइल होने लगता है, सपोज वाटर स्टार्ट बॉइलिंग हियर एट दिस पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर बॉइल होना चालू किया. तो बॉइल होने चालू करने के बाद जो भी हीट हम देते हैं वाटर को, वो उसका टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ाता, बल्कि वो उसका लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में
उसको कन्वर्ट करने के लिए लग जाता है, और इसीलिए उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं, बिकॉज इट डजंट अपीयर एज अ राइज इन टेम्परेचर इन थर्मोमीटर। अगर हम इस वाटर के अंदर थर्मोमीटर डाल के रखेंगे यहाँ पे, तो वो थर्मोमीटर कितना दिखाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। अगर जब वाटर कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, वेपराइज होता है, तो उन वेपर्स का टेम्परेचर अगर मेजर करेंगे तो वो कितना होता है, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। तो सोचो, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, और वेपर्स भी 100 डिग्री सेल्सियस दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर जो हमने हीट दिया वो गया किधर, टेम्परेचर तो उसका बढ़ा ही नहीं। क्योंकि देखो, वेपर्स का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और लिक्विड जो बॉइलिंग लिक्विड है, बॉइलिंग वाटर जो है, बॉइलिंग वाटर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हम हीट किसको दे रहे हैं, हीट जो हम दे रहे हैं वो कर क्या रहा है फिर, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर एक भी 101 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ा नहीं पाता है, जब तक पूरा वाटर कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है, गैसियस स्टेट के अंदर ट्रांसफर ना हो जाए, तब तक एक भी डिग्री से वो उसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकता है। तो इसलिए इसका मतलब हम जो भी हीट दे रहे हैं वो एक्चुअली इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में, मतलब फेज चेंज करने में जा रहा है। फेज उसको हम बोल सकते हैं, या स्टेट उसको बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेट जो लिक्विड स्टेट से लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगता है, उसको एक्चुअली लैटेंट हीट बोला जाता है। ओके, रिमेंबर। सो अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट्स हियर, बिकॉज जैसे यहाँ पे, हाँ, नो डाउट, इवन द होल लिक्विड विल जस्ट कन्वर्ट इनटू गैस। सो जब पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद अगर उसको हम हीट कंटिन्यू करेंगे देने के लिए, तो उसका जो टेम्परेचर है वो चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। तो उसका टेम्परेचर हम 120 भी कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस, या 150 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं, नो डाउट। आफ्टर द होल लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, we can just heat the gas at any temperature as we want, no doubt. But जब तक पूरा लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक उस पूरे लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहता है, और वो उसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर रहता है, और उसी समय उस गैस का भी टेम्परेचर उतना ही रहता है, बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ही रहता है। तो इसीलिए जो चेंज इन स्टेट के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको एक्चुअली लैटेंट हीट कहा जाता है, ज्यादा तरीके से। So here we can just get that this is a latent heat of vaporization, which is one of the type of latent heat here. So we can call it as latent heat of vaporization. Why it is called so? Because it is the amount of heat required to change from liquids to gaseous. Okay, liquid to gas में convert करने के लिए ये amount of heat लगता है, ठीक है। But the same thing happens at melting point also. Suppose यहाँ पे जो है वाटर है, ठीक है, वाटर, यहाँ पे इस तरफ वो है गैस, वो गैस बन गया, और यहाँ पे वो बॉईल हो रहा है। तो इस पोर्शन में वो बॉईल हो रहा है। लेकिन अभी देखो, जब वाटर को हम फ्रीज करते हैं, मतलब हीट निकालते लेके जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम हीट निकालते लेके जा रहे हैं, तो वैसे वैसे वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम 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 होता जाता है। और यहाँ पे जब वो इस पॉइंट पे आता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आता है, तो इट जस्ट स्टार्ट्स फ्रीजिंग, फ्रीज होना चालू होता है। अभी अगर इसको हम और हीट उसमें से निकालते हैं, तो उसमें से हम हीट निकालते रहते हैं, हीट निकाल रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो फिर भी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जब तक पूरा का पूरा वाटर आइस न बन जाए, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट न हो जाए, तब तक ये जो है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। हाँ, एक बार पूरा का पूरा वाटर अगर आइस बन गया, तो उसके बाद फिर अगर उसको हम और टेम्परेचर अगर कम करेंगे, तो उसका टेम्परेचर जितना चाहे उतना कम किया जा सकता है। और अभी सॉलिड स्टेट से पहले और दूसरा कोई स्टेट है नहीं, तो इसलिए वो सॉलिड ही बना रहेगा, एंड इट विल रिमेन सॉलिड इवन एट 0 केल्विन ऑल्सो, नो डाउट। सो अगर हम 0 केल्विन से अगर हीट देना चालू करेंगे, तो 0 केल्विन पे वाटर कौन से फेज में रहेगा, सॉलिड फेज में रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे आइस। ओके, आइस है वो यहाँ पे, ठीक है। इस आइस को अगर 0 केल्विन से अगर हम हीट देना चालू करेंगे, तो जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बिल्कुल। लेकिन कब तक होगा ऐसा, जब तक वो मेल्ट होना चालू ना हो जाए। मतलब यहाँ पे इसको हम बोलेंगे 273 केल्विन टेम्परेचर, जो कि हमारा एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस मेल्ट होना चालू होता है, ठीक है। अभी अगर आइस है, तो आइस का टेम्परेचर कितना है, सपोज 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अभी इसको अगर हम सपोज मेल्ट करना चालू करते हैं, तो समझो इसको हमने एक कंटेनर में रख दिया, और उस कंटेनर के अंदर कुछ
आइस जो है वो मेल्ट हो गया और बचा हुआ जो आइस है वो सॉलिड स्टेट में ही है, अभी मेल्ट होना बाकी है। अभी ऐसे सिचुएशन में आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस रहता है और उसके कांटेक्ट में जो वाटर है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका मतलब हम हीट तो देते जा रहे हैं, तो वो हीट देने से क्या होगा, ये आइस थोड़ा और कम होगा और वाटर का लेवल और थोड़ा बढ़ेगा। और उसके बाद और हीट देने के बाद क्या होगा, और कुछ थोड़ा आइस मेल्ट होगा और वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं होता तब तक आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब अगर ये आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि जब पूरा का पूरा आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा और वी कैन जस्ट गेट कंप्लीट वाटर, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा जो आइस है वो मेल्ट होने से वो वाटर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिक्विड स्टेट में वो आ जाएगा। तो अभी इसका भी टेम्परेचर उस समय तक 0 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। अभी फिर सवाल पैदा होता है कि अगर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था और वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने जो उसको हीट दिया वो हीट गया किधर, वो उसको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए लग गया, बराबर है। तो सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगता है उसको भी हम लैटेंट हीट बोलते हैं, लेकिन दिस टाइम इट इज कॉल्ड एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। रिमेंबर, इट्स कॉल्ड एज अ latent heat of fusion. Fusion मतलब the amount of heat required to convert it from liquid solid state to liquid state. Okay, यहाँ पे liquid state में complete convert करने के लिए जितना भी amount of heat लगता है तो उसको हम बोलेंगे latent heat of fusion. These are the two types of latent heats. Remember, latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Now we are in a position to define the latent heat precisely. Okay, so how the latent heat is defined, it is denoted by L here, and इसमें भी दो टाइप्स जो है हमने बताया कि तो उसको हम बोलेंगे latent heat of fusion और दूसरा होगा latent heat of vaporization. So how can we define the latent heat of fusion? It is the amount of heat required to convert, okay, not raise, convert the unit mass of a substance from liquid state to, sorry, solid state to liquid state. Remember, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ हीट लगता है तो उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बट अगेन रिमेंबर दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज विल डिपेंड, क्योंकि जो भी हीट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लगता है तो वो जरूर मास के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं, बिल्कुल मास के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही जरूर। इसलिए हमको क्या करना है, उसको मास से डिवाइड करना है। अगर 1 किलोग्राम के लिए 1 किलोग्राम अगर हम सब्सटेंस ले लेते हैं तो उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी हीट अमाउंट ऑफ हीट लगता है उसको हम बोलेंगे latent heat of fusion. Remember, and in the same way here the latent heat of vaporization can also be defined. So latent heat of vaporization is defined as the amount of heat required to raise the temperature of, sorry, amount of heat required to convert 1 kilogram of a substance from liquid state to gaseous state. Remember, देखो ठीक से, तो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए वो भी 1 किलोग्राम सब्सटेंस को, तो उसको हम बोलते हैं latent heat of vaporization. After all, both of these combined together are called as latent heat. And in general, formula for latent heat is simply Q upon M, where Q is the amount of heat required. So in general, latent heat कैसे define करेंगे? Latent heat is defined actually as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of a substance from one state to other state. देखो, तो change of state उसको हम बोल सकते हैं, change of state. So in general, latent heat will be defined as Q upon M. But in precisely, latent heat of fusion will be the amount of heat required to raise the temperature, to convert the 1 kilogram of substance from solid state to liquid state at its melting point. ठीक है, ये melting point पे होगा जरूर, without change in its temperature. And at the same time, latent heat of vaporization will actually be defined as the amount of heat required to convert 1 kilogram of a substance from liquid state to gaseous state at its boiling point. Okay, so this will happen at boiling point. Again, it will just take place without change in its temperature, no doubt. And if we just talk about the units of latent heat again, तो latent heat को भी 4 units है.
देखो कौन से, तो उसमें से 2 जो है वो एसआई सिस्टम में रहेंगे और 2 सीजीएस सिस्टम में रहेंगे। और अभी इसमें भी जो है मैकेनिकल यूनिट्स भी आ जाएंगे और यहाँ पे थर्मल यूनिट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सो इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द मैकेनिकल यूनिट, देन इट विल बी सिंपली द जूल पर किलोग्राम, सिंपली, क्योंकि देखो उसके फॉर्मूला में उसका यूनिट है Q अपॉन M ना, तो Q का यूनिट क्या है, जूल, और M मतलब मास, तो मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा जूल पर किलोग्राम। बिल्कुल, चलो ठीक है। अगेन इफ यू वांट द थर्मल यूनिट, देन वी कैन जस्ट हैव इट एज अ किलो कैलोरी per kilogram. Okay, similarly here in mechanical system the CGS unit will be uh, erg per gram. Okay, erg per gram. And in the same way here in case of thermal system the CGS unit will actually be calorie per gram. Okay, so simply in this way. But again it is a coincidence that these 2 units are numerically the same, just because if you just have this kilocalorie per kilogram, then you can just find that it will be equal to calorie per gram, just because this kilo which stands for 1000 will just get cancelled. So kilo kilo अगर cancel हो गया तो बाकी यहाँ पे बचेगा calorie per gram, which is the CGS unit of the latent heat in thermal system. So these 2 units are just same, equivalent to each other in this way. So ये हम समझ सकते हैं आराम से. But these 2 units are not same, huh? They are different, completely different. There is a conversion factor also of 10 raised to 4 approximately. Okay, so therefore this will be the about latent heat completely. So this is all about the latent heat. So that's all about this today's lecture. Yes, okay,